Namaskar and good morning to all. I Neetu Daya welcome all of you to the online platform of 12th Plus. So today we are solving previous year's papers of BSc B.Ed 4th year Botany, and the paper name is Plant Biotech and Molecular Biology. So let's start with Part A. पार्ट ए का जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत को एक्सप्लेन करना है हमें। तो कोशिका सिद्धांत जो है या सेल थ्योरी इट वाज गिवन बाय स्क्लीडन एंड स्क्वान। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्क्लीडन एंड स्क्वान। उन्होंने ये कोशिका सिद्धांत दिया था या सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी जो है, सेल के बारे में जो थ्योरीज है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए। तो हम कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं, कुछ मेन 3 पॉइंट्स ले रहे हैं सेल थ्योरी के, कोशिका सिद्धांत के। तो पहला जो पॉइंट था वो था पहला पॉइंट है दैट एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। जितने भी जीव है वो किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से बने हुए हैं। दूसरा जो हम थ्योरी ले रहे हैं, दूसरा ये है दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि कोशिका जो है वो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। और तीसरा पॉइंट हम ये ले रहे हैं दैट एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो जो ऑलरेडी मौजूद जो कोशिका है, जो अभी मौजूद है कोशिका, उन कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो ये हमारे 3 मेन पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के। तो लिख लेते हैं एक बार दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल whether it is plants or animals। जितने भी जीव है वो सारे के सारे कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। दूसरी थ्योरी ये थी दैट द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल की डेफिनेशन भी हो सकती है, हमने बहुत छोटी क्लासेस से हम पढ़े आ रहे हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि जो कोशिका है वो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तीसरी थ्योरी ये दी थी दैट ऑल सेल arises from pre-existing cell। जितने भी कोशिकाएं हैं वो ऑलरेडी जो मौजूद कोशिका है उन कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये थे हमारे सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स, कोशिका सिद्धांत के मेन 3 पॉइंट्स। इट वाज गिवन बाय स्क्लीडन एंड स्क्वान। नेक्स्ट है पीसीआर। पीसीआर क्या होता है? पीसीआर क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, या फिर हम इसे कह सकते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या हम इसको कह सकते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इट वाज गिवन बाय, इसे किसने दी थी? इस टेक्निक को किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय कैरीम्यूलिस। कैरीम्यूलिस नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये दी थी टेक्निक इन 1983 में। कैरीम्यूलिस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेक्निक दी थी। अब इस टेक्निक में क्या होता है? अब हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर क्या होती है? एक टेक्निक होती है इन विच मैनी कॉपीज ऑफ DNA, certain DNA segment, many copies of
certain DNA segment is created. Many copies of certain DNA segment is created. डीएनए सेगमेंट की या फिर हम कह सकते हैं डीएनए अनुक्रम की बहुत सारी अधिक से अधिक संख्या में इसकी प्रतिलिपियां बनाई जाती है। तो पीसीआर एक टेक्निक है जिसे कैरी म्यूलिस ने दी थी 1983 में, जिसमें डीएनए अनुक्रमों की अधिक से अधिक संख्या में हम उसकी प्रतिलिपियां बना सकते हैं, बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं डीएनए सेगमेंट की या डीएनए सीक्वेंसेस की, बहुत सारी कॉपीज हम नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cDNA लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी वर्ड से हमें क्या दिमाग में आता है, लाइब्रेरी वर्ड से हम क्या समझते हैं? लाइब्रेरी क्या होगी? जिसमें बहुत सारी बुक्स होती है। हमारे माइंड में एक पिक्चर आती है कि लाइब्रेरी ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होंगी। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी बुक्स है उसको हमने लाइब्रेरी कहा। वेयर कलेक्शन ऑफ बुक्स उसको हमने लाइब्रेरी कहा। तो यहाँ पे किस चीज़ का कलेक्शन होगा? cDNA का। cDNA का जहाँ पे कलेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे, उसको हम cDNA लाइब्रेरी कहेंगे। अब हम कहते हैं यहाँ पे cDNA वेयर C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर हम इसको कह सकते हैं पूरक डीएनए। अब यहाँ पे क्या होगा? कलेक्शन होगा। तो कलेक्शन किस चीज का है? हेयर कलेक्शन ऑफ क्लोन डीएनए सीक्वेंसेस, क्लोन किए गए डीएनए अनुक्रमों का यहाँ पे कलेक्शन होगा, संग्रहण होगा। क्लोन किए गए डीएनए सीक्वेंसेस का यहाँ पे क्या होगा? संग्रहण होगा। ये जो क्लोन किए गए डीएनए सीक्वेंसेस है ये कॉम्प्लीमेंट्री है किसके? एमआरएनए के। एमआरएनए के ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। और ये जो एमआरएनए है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है हमने? किसी टिश्यू या फिर किसी ऑर्गेनिज्म से। तो किसी उत्तक या किसी जीव से जो निकाला गया एमआरएनए है वो पूरक होता है इन क्लोन डीएनए सीक्वेंसेस का। क्लोन किए गए डीएनए अनुक्रमों का जो पूरक है वो एमआरएनए है। और ये एमआरएनए कहाँ से निकाला गया है? किसी टिश्यू या किसी ऑर्गेनिज्म से, किसी उत्तक या किसी जीव से ये एमआरएनए निकाला गया है। और ये एमआरएनए पूरक होता है किसी क्लोन किए गए डीएनए अनुक्रमों का। और इनका जो संग्रहण होता है, इनका जो कलेक्शन होता है क्लोन डीएनए सीक्वेंसेस का, उनको हम कहते हैं cDNA लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लाज्मिड क्या होता है? इसको हिंदी में भी प्लाज्मिड ही कहते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज अ वेक्टर है, ये एक तरीके का। प्लाज्मिड एक वेक्टर है जो किससे बना हुआ है? दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, प्लाज्मिड प्लस फेज डीएनए, प्लस फेज डीएनए, फेज डीएनए। अब ये फेज कहाँ से लिया गया है? कोई बैक्टीरियोफेज है, उस बैक्टीरियोफेज का कोई एक पोर्शन निकाला गया, उस पोर्शन को नाम दिया गया फेज डीएनए। अब बैक्टीरियोफेज को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणुभोजी। किसी जीवाणुभोजी से कोई एक भाग डीएनए का हमने अलग किया, उस भाग को हम कह रहे हैं फेज डीएनए। और फेज डीएनए और प्लाज्मिड मिलकर के प्लाज्मिड का निर्माण करते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। डीएनए का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो अणु होता है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड और फेज डीएनए मिलकर के प्लाज्मिड का निर्माण करते हैं। और ये प्लाज्मिड क्या होता है? एक वेक्टर होता है, एक तरीके का वाहक होता है, वाहक की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर कायिक भ्रूणोद्भवन क्या होता है? तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? एक तरीके का डेवलपमेंट प्रोसेस है, एक विकासात्मक प्रक्रिया है, एक डेवलपमेंट प्रोसेस है इन विच सोमैटिक सेल जो होती है, प्लांट की जो सोमैटिक सेल है या हम कह सकते हैं पौधे की जो कायिक कोशिका है, वो कायिक कोशिका आगे जाके क्या करती है? इट कैन डी डिफरेंशिएट इनटू अ टोटिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल।
टोटिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ये जो पौधे की कायिक कोशिका होती है ये क्या करती है, ये जो पौधे की कायिक कोशिका है ये आगे जाके टोटिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बनाती है। टोटिपोटेंट का मतलब कोई ऐसा सेल, कोई ऐसी चीज होती है जिसके अंदर पूरी पोटेंशियल हो कि वो आगे जाके पौधे का निर्माण कर सके। तो टोटिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बनाती है, मतलब कि टोटिपोटेंट भ्रूण कायिक कोशिका बनाती है। फिर ये जो टोटिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल या टोटिपोटेंट भ्रूण कायिक कोशिका है वो आगे जाके क्या करती है, उचित परिस्थितियों में एम्ब्रियो का निर्माण करती है। उचित परिस्थितियों में अगर हम अच्छे, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो उचित परिस्थितियों में प्रॉपर कंडीशंस के अंदर एक एम्ब्रियो का निर्माण कर सके या फिर किसी भ्रूण का निर्माण कर सके। फिर ये जो भ्रूण है इसके अंदर भी ये आगे जाके क्या करेगा, इसके अंदर भी एबिलिटी होती है, पूरी की पूरी क्षमता होती है कि ये भ्रूण जो है आगे जाके किसका निर्माण कर सके, एक कंप्लीट प्लांट का। इस भ्रूण के अंदर ये भ्रूण जो है आगे जाके एक पूरे के पूरे संपूर्ण पादप में विकसित होने की क्षमता रखता है। तो ये था हमारा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर कायिक भ्रूणोद्भवन। नेक्स्ट है सोमाक्लोनल वेरिएशन या सोमाक्लोनल विभिन्नता क्या होती है। ये एक तरीके की जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, आनुवांशिक विभिन्नता होती है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी या हम कह सकते हैं सोमाक्लोनल वेरिएशन जो है एक तरीके का आनुवांशिक विभिन्नता होती है, जिसके अंदर क्या होती है, हमने कह दिया कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है। ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी कहाँ पाई जाती है, पादप में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। प्लांट्स में हम ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी ला सकते हैं, आनुवंशिक विभिन्नता ला सकते हैं, कैसे, थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर। पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा हम पादप में जेनेटिक वेरिएबिलिटी ला सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि आनुवंशिक विभिन्नता ला सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो कोई ऐसा पादप जिसके अंदर हम पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा, प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा हम क्या करेंगे, उसके जो क्रोमोसोम्स है, उसके जो गुणसूत्र है पादप में, उसके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या आ जाएंगे, कुछ चेंजेस आ जाती है। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या आ जाएगी, कुछ किसी तरीके की चेंजेस आ जाएगी, किसी तरीके का परिवर्तन आ जाएगा। पादप के जो गुणसूत्र है उसके अंदर किसी तरीके का परिवर्तन आएगा या फिर चेंजेस या फिर म्यूटेशन आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं उत्परिवर्तन आ जाएगा। तो ये था हमारा सोमैटिक वेरिएबिलिटी या फिर सोमाक्लोनल वेरिएबिलिटी, या फिर हम इसको कह सकते हैं सोमाक्लोनल विभिन्नता, जिसके अंदर क्या होते हैं, ये एक तरीके की जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, आनुवंशिक विभिन्नता है, जिसके अंदर पादप जो है, पादप टिश्यू कल्चर के द्वारा, पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा जो उसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं या जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस होंगे या फिर म्यूटेशन होगा। गुणसूत्रों के जो संरचना है उसके अंदर कुछ तरीके का परिवर्तन या उत्परिवर्तन आएगा, इसी को हम कहेंगे सोमाक्लोनल वेरिएशन। नेक्स्ट है टीआई प्लाज्मिड क्या होता है। टीआई प्लाज्मिड वर्ड से हम क्या समझते हैं, इट इज अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। मतलब क्या हुआ, ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड। अभी पिछले क्वेश्चन में प्लाज्मिड वापस से आया था। तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल अणु होता है डीएनए का। अब ये क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ऐसा प्लाज्मिड जो कि ट्यूमर को इंड्यूस करेगा, ट्यूमर को उत्प्रेरक करेगा। तो इसको कहेंगे ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड, जो कहाँ पे डेवलप होता है, इसका प्लांट पैथोजन, ये एक तरीके का प्लांट पैथोजन के अंदर इसका निर्माण होता है, पौधों के रोग जनक में निर्माण होता है। प्लांट पैथोजन कौन से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में ये टीआई प्लाज्मिड देखा गया है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक पादप का रोगजनक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, उसके अंदर ये टीआई प्लाज्मिड देखा गया है। नेक्स्ट है जीयूएस जीन। अब जीयूएस जीन क्या होता है,
बीटा ग्लूकोयूरिनिडेज। अब जीएस जीन क्या होता है? बीटा ग्लूकोयूरिनिडेज एक एंजाइम है जो कि कहाँ पाया जाता है? ये बीटा ग्लूकोयूरिनिडेज एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया की ई कोलाई सेल के अंदर पाया जाता है। इट वाज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया की ई कोलाई सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है बीटा ग्लूकोयूरिनिडेज। अब इसका काम क्या होता है? इट इज यूज्ड एज अ वेक्टर। इसका यूज कैसे यूज होता है? इसको एक वाहक की तरह काम लेते हैं। यूज्ड एज अ वेक्टर, एक वाहक की तरह काम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी कॉटन क्या होता है? बीटी कॉटन जो है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है। ये कीट प्रतिरोधक आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधा होता है बीटी कॉटन। इसके अंदर क्या होता है? बीटी कॉटन को क्यों जरूरत पड़ी बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस कराने की, हमें लाने की? बीटी कॉटन क्या होता है? पहले एक कपास का पौधा था, इसके अंदर क्या होता था? कोई एक कीट आकर के बहुत ज़्यादा इसके लीव्स खा जाता था, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी, जिसकी वजह से क्या कपास का उत्पादन कम होने लगा, कपास का कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगा। तो हमने क्या किया, एक सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता था जिसका नाम होता था बेसिलस थ्रुएंजिनेसिस। सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर बेसिलस थ्रुएंजिनेसिस नाम का बेसिलस थ्रुएंजिनेंसिस मिट्टी के अंदर बेसिलस थ्रुएंजिनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता था। इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ जीन मौजूद होते थे, उस जीन को एक्सट्रैक्ट करके इस बीटी कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया। तो क्या हुआ, ये जो कॉटन है ये बीटी कॉटन बन गया, बेसिलस थ्रुएंजिनेसिस कॉटन, जिसके अंदर क्या होगा, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गया, कीट प्रतिरोधक बन गया, और कीट प्रतिरोधक होकर इसको अभी क्या बन गया, जीएम क्रॉप बन गया। तो इसको इसीलिए कहते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या फिर कीट प्रतिरोधक आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधा। नेक्स्ट है आईपीआर क्या होता है? आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ हम इसको कह सकते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, हिंदी में कहेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार। अब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ये किसको मिलते हैं? ये कुछ लीगल राइट्स होते हैं, कुछ कानूनी अधिकार होते हैं जो किसी इन्वेंटर या फिर किसी क्रिएटर को मिलते हैं। तो हम लिख देते हैं कुछ, ये क्या होते हैं, कुछ लीगल राइट्स हैं, कुछ कानूनी अधिकार हैं जो किसको मिल रहे हैं, किसी इन्वेंटर या फिर किसी क्रिएटर को। कुछ कानूनी अधिकार है जो किसी आविष्कारक या फिर किसी निर्माता को मिल रहे हैं। ये कानूनी अधिकार कैसे होते हैं, क्या होता है, इसको क्यों रक्षा होती है? तो ये कुछ कानूनी अधिकार है जो अपने लीगल राइट से इन्होंने, किसी ने कुछ इन्वेंट किया, कि कोई आविष्कारक था उसने अपने कुछ थ्योरी दी, कुछ डिस्कवरी दी, या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई क्रिएटर उसने अपना कुछ कंटेंट क्रिएट किया। जैसे कि आजकल के हम देख रहे हैं यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपना अपना कंटेंट लेकर के आते हैं, तो उनके पास पूरे अधिकार है, कुछ कानूनी अधिकार है जिससे वो अपना कंटेंट को क्या कह सकते हैं, प्रिवेंट करके रख सकते हैं या फिर प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार है उनके पास कि वो अपने कंटेंट की रक्षा कर सके, चोरी होने से बचा सके। तो यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई कंटेंट आया, मैंने उसका कंटेंट कॉपी करके अपने चैनल पे डालने की कोशिश करूँ तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कॉपीराइट आ जाता है।
तो क्यों? क्योंकि वो अपना आप उसका कंटेंट अपने चैनल पे नहीं डाल सकते, उसके पास कुछ लीगल अथॉरिटीज़ है, कुछ लीगल राइट्स है, जिसकी वजह से वो उसका जो कंटेंट है वो आप कहीं से भी चोरी नहीं कर सकते। तो ये कंटेंट कैसे, ये जो तो अपने कंटेंट को रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना कुछ टाइम के लिए, वही होता है IPR। किसी इन्वेंटर या क्रिएटर को कुछ राइट्स मिले होते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपना कंटेंट या इन्वेंशन को, प्रोटेक्ट कर सके किसको? कंटेंट को या किसी इन्वेंशन को। इनके पास पूरे के पूरे लीगल राइट्स होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं। अब ये इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल है IPR के, कैसे कैसे हो सकता है? कॉपीराइट मैंने अभी बताया, एग्जाम्पल में कॉपीराइट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, किसी ने कोई कंपनी के थ्रू, जैसे कि आप देखोगे कोई चाय पत्ती का पैकेट है या कोई साबुन ही ले आओ, उसके पीछे ना एक ट्रेडमार्क होता है उस कंपनी का कि हम उस कंपनी के नाम पे अपना कोई सामान नहीं बेच सकते। कोई नकली, जैसे भी आता है ना कि बहुत सारी चीज़ की नकली, मैगी जैसे है, मैगी का नकली रूप बना दिया, मैगी करके मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन उस मैगी के पैकेट में कोई कुछ है, कॉपीराइट उसके अंदर ट्रेडमार्क है, तो वो ट्रेडमार्क सिर्फ उसी मैगी की कंपनी की अथॉरिटी के पास है। अब आप उसका नकली स्वरूप बना के मार्केट में सेम नाम से नहीं बेच सकते, तो उसके पास ये अधिकार है, लीगल राइट्स है कि वो आप पे क्लेम कर सके। कुछ पेटेंट हो सकता है, इसके एग्जाम्पल है, कुछ जियोलॉजिकल इंडिकेशंस हो सकती है, कुछ प्लांट वेराइटीज हो सकती है, एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल थे IPR के। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट A। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट B। सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट B। तो पार्ट B का जो पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन DNA फिंगरप्रिंटिंग मेथड एंड इट्स एप्लीकेशन। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग विधि और उसके अनुप्रयोग के बारे में हमें बताना है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग मेथड वाज गिवन बाय, किसने दिया था? DNA फिंगरप्रिंटिंग मेथड वाज गिवन बाय सर एलेक जेफरीज, सर एलेक जेफरीज in 1984। 1984 में सर एलेक जेफरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग मेथड या DNA फिंगरप्रिंटिंग विधि को दिया था। तो इस मेथड में ये क्या है? ये एक तरीके की टेक्निक है। DNA फिंगरप्रिंटिंग मेथड जो एक तरीके की टेक्निक है या एक तरीके का केमिकल टेस्ट है, रासायनिक परीक्षण है, जिसके अंदर क्या होता है? It is a type of technique in which, इस टेक्निक में क्या होता है? Which shows the, ये टेक्निक क्या करते हैं? It shows the genetic makeup of a person। DNA फिंगरप्रिंटिंग मेथड एक टेक्निक है जो किसी इंसान की आनुवंशिक जो संरचना होती है उसके बारे वो दर्शाता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग मेथड के थ्रू किसी इंसान की आनुवंशिक संरचना जो है वो दिखती है या दिखाई देती है। फिर हम बोल रहे हैं कि ये DNA फिंगरप्रिंटिंग मेथड की सर एलेक जेफरी को ये टेक्निक लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्यों इन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग मेथड का इन्वेंशन किया? क्या होता था? तो क्या हुआ, कई बार हम ऐसा मूवीज़ में देखते हैं या फिर कभी कभार हमारे आसपास में घटनाएं भी होती है, हम देखते हैं कहीं पे किसी इंसान का क्या हुआ, मूवीज़ में हम देखते हैं कि कहीं पे किसी इंसान का मर्डर हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे मर्डर हुआ उस क्राइम साइट पे हमें 2 ब्लड सैंपल्स मिले। एक ब्लड सैंपल तो हमने ऐसे बोल रहे हैं कि वो ब्लड सैंपल मर्डर का हो सकता है, जिसका मर्डर हुआ जो विक्टिम था उस इंसान का वो ब्लड सैंपल हो सकता है, लेकिन दूसरा ब्लड सैंपल तो उसी का होगा ना जिस इंसान ने मर्डर किया, ऐसा हमारा शक है। तो हमने क्या किया, दोनों जो ब्लड सैंपल्स थे वो लैब में लेके जाके उनका टेस्ट करवाया, DNA फिंगरप्रिंटिंग मेथड के थ्रू उसका टेस्ट करवाया, DNA सीक्वेंसेस निकाली, DNA अनुक्रम जो है वो निकाले।
तो उससे हमें ये पता चला कि पहला जो ब्लड सैंपल था वो विक्टिम का था जिसकी डेथ हुई। उसकी बॉडी से भी ब्लड सैंपल लिया, उसकी बॉडी से डीएनए निकाला, डीएनए से टेस्ट किया, दोनों का डीएनए सैंपल मैच हो गए, तो हम कह सकते हैं जो पहला ब्लड सैंपल था वो उसका था। दूसरा ब्लड सैंपल हमें किसी इंसान पे शक था, मान लो किसी का कोई भी नाम रख लो, राम श्याम, उस पर हमें शक था, फिर उनका ब्लड सैंपल लिया, उनका डीएनए निकाला और हमारे पास जो ब्लड सैंपल था उनका डीएनए निकाल करके हमने दोनों की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड के थ्रू दोनों का डीएनए टेस्ट किया। जब वो डीएनए उसके मैच हो गया तो हम कह सकते हैं यही था आदमी जिसने क्राइम किया या जिसने इस इंसान का मर्डर किया। तो इस मेथड के थ्रू हमें ये पता लगता है कि किसी इंसान के आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी इंसान की पहचान के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड को यूज़ करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कई बार न्यूज़ में भी आता है कि कई बार ना कोई पापा होते हैं वो अपने बेटे को बेटा मानने से इनकार कर देते हैं कि भाई ये जो लड़का है वो मेरा बेटा नहीं है। तो ये केस गया कोर्ट में जाता है, कोर्ट में क्या होगा, तो वो भी तो बोलेंगे कि मतलब जो पापा है उसका डीएनए निकालो, बेटे का जो डीएनए वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड के थ्रू उनका डीएनए सीक्वेंसेस निकाल करके, डीएनए अनुक्रम निकाल करके उनका डीएनए मैच करते। अगर मैच हो गया तो वो जो बेटा है वो उसी पापा का है। तो क्या यूज हो गया पैटर्निटी टेस्ट, इसको क्या कहते हैं हम, पैटर्निटी टेस्ट या फिर पितृत्व परीक्षण कहते हैं। तो यूजेस में क्या आ गए, तो हम कहते हैं कि यूजेस में क्या आ गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड कहाँ कहाँ पे यूज आ रहा है। पहला हम कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन में, किसी इंसान की पहचान करने में काम आता है। सेकंड हम कहते हैं पैटर्निटी टेस्ट में काम आता है, पैटर्निटी टेस्ट कि भाई वो पापा जो है वो उसी बेटे का है। तो पैटर्निटी टेस्ट से हम पता कर सकते हैं, या फिर इसको कहते हैं पितृत्व परीक्षण। फिर अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो स्टेप्स हम देख रहे हैं, स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड। तो कितने स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप्स है आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। एक बार स्टेप्स लिख रही हूँ फिर मैं बता रही हूँ। आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट किया और उसको एक्सट्रैक्ट किया। सेकेंड हम कह रहे हैं दैट इज डाइजेशन ऑफ डीएनए इन विथ डाइजेशन ऑफ डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तीसरा है सेपरेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स विथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोर्थ है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग विथ, अभी एक एक स्टेप हम अच्छे से बताऊंगी, मैं अभी आपको समझाऊंगी। सदर्न ब्लॉटिंग विथ नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन।
फिफ्थ है हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियोएक्टिव प्रोब। और सिक्स्थ स्टेप है हमारा ऑटो रेडियोग्राफी। ये सारे 6 स्टेप्स हैं हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड के। तो इसमें होता क्या क्या है, तो हम कह रहे हैं कि हमारा डीएनए सीक्वेंस कैसा है। हम कह रहे हैं कुछ ऐसे डबल मेम्ब्रेनस कॉइल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक है। ये क्या है, डीएनए है। अब डीएनए को हमने किसी इंसान से निकाला। अब डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, हमारा हेयर फॉलिकल में डीएनए प्रेजेंट होता है, या फिर ब्लड सैंपल से भी हम डीएनए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे डीएनए है, हम कहते हैं हमारे बालों से भी डीएनए निकल सकता है, हमारे नाखूनों से भी डीएनए निकल सकता है, हमारे सलाइवा से, हमारे थूक से भी डीएनए निकाल सकते हैं, या फिर हमारे जो रक्त के अणु होते हैं ब्लड सैंपल से, उसके थ्रू भी डीएनए हमारा निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक केस ले रही हूँ, अभी जो हमने पहले भी देखा था कि किसी का मर्डर हुआ, ठीक है। तो ये किसी का, हम कह सकते हैं कि किसी का मर्डर हुआ। किसी इंसान पे हमें 2 जनों पे शक है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। हमें 2 जनों पे शक है, पर्सन ए एंड पर्सन बी पे। किसी का नाम नहीं लूंगी। एक पर्सन ए को हमने एक को पर्सन ए बोला, एक को पर्सन बी बोला, ठीक है। अभी हमने डीएनए को क्या किया, क्राइम साइट पे डीएनए कहीं पे ब्लड से, इस केस में हम ब्लड सैंपल यूज कर रहे हैं, ब्लड सैंपल से हमने डीएनए को निकाला। तो डीएनए को निकालना ही बोलेंगे डीएनए आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए को, उस ब्लड सैंपल से डीएनए को निकाला और सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डाला। अब क्षारीय बल एक तरह की टेक्निक होती है, उसके अंदर हमने डाला। उसके अंदर क्या हुआ, जब उस डीएनए को सेंट्रीफ्यूज कराया गया तो कुछ डीएनए, बल्क डीएनए नीचे रह गया, हैवी जो पार्टिकल था डीएनए का, भारी जो बन था वो नीचे रह गया, और कुछ लाइट पार्टिकल्स थे, कुछ हल्के कण थे, वो डीएनए के ऊपर रह गए, ठीक है। तो डीएनए जो है वो 2 हिस्सों में बट गया। अब हम कहते हैं जो भारी डीएनए है, जैसे ये डीएनए सीक्वेंसेस है, भारी जो डीएनए था उसके अंदर हम कह सकते हैं 99.9% जो डीएनए सीक्वेंस है, मेरा जो 99.9% डीएनए सीक्वेंस है, वही आपका डीएनए सीक्वेंस भी 99.9% आपका भी डीएनए सीक्वेंस सेम होगा। मतलब कि जो मेरा डीएनए अनुक्रम है और आपका डीएनए अनुक्रम जो है वो सेम रहता है। हर इंसान का जो 99.9% डीएनए सीक्वेंस है वो हर इंसान का सेम रहता है, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पे आता है, 0.1% जो है हर इंसान का डीएनए सीक्वेंस या डीएनए अनुक्रम जो है हर इंसान का 0.1% ही डिफर करता है, अलग होता है। तो 0.1% जो डीएनए है वो अलग होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो है, तो जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया कुछ हैवी पार्टिकल्स नीचे दिखे जिसको हम बल्क डीएनए कह रहे हैं, कुछ लाइट पार्टिकल्स जो ऊपर रहे, हल्के जो कण थे, उसको हम कह रहे हैं सैटेलाइट डीएनए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा पीक आएगा डीएनए को जब हमने निकाला, तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा हमारा, इसको कह रहे हैं हम बल्क डीएनए। तो ज़्यादातर जो इंसान में सबका डीएनए जो सेम होता है, मैंने अभी कहा कि हर इंसान का 99.9% जो डीएनए है हर इंसान का सेम रहता है। तो ये जो है इसको हमने बल्क डीएनए कह रहे हैं। फिर 0.1% ही डीएनए हर इंसान का अलग होता है, तो इसको हम कह रहे हैं सैटेलाइट डीएनए। और ये 0.1% जो डीएनए है, 0.1% से ही किसी इंसान की पहचान हो सकती है। इस सैटेलाइट डीएनए में क्या होता है ऐसा कि जो मेरा, हमने कहा कि 99.9% तो सबका सिमिलर है, 0.1% ही अलग है। अब ये 0.1% में ऐसा क्या होता है, तो इसके अंदर VNTRs होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, मतलब कि ये जो पुनरावृत्ति जो सीक्वेंसेस है, पुनरावृत्ति क्या कहेंगे हम,
सीक्वेंसेस पुनरावृत्ति अनुक्रम जो है उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि वो 0.1% कितना डिफर कर रहा है, कितना अलग है, जिससे हम किसी इंसान की पहचान कर सके। तो मैं अगर कहूँ मेरा डीएनए सीक्वेंस AGAC टाइप का है, तो ज़रूरी थोड़ी है आपका डीएनए सीक्वेंस, आपका जो डीएनए अनुक्रम है वो भी AGAC टाइप का हो, आपका कुछ और भी हो सकता है। अगर मेरा AGAC टाइप का है तो आपका CAGA टाइप का भी हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी है कि सबका डीएनए सीक्वेंस जो है, डीएनए अनुक्रम सबका सिमिलर हो, है ना। 0.1% मतलब 99.9% तो डीएनए सीक्वेंस सबका सेम होता है, लेकिन 0.1% जो डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए अनुक्रम जो है वो अलग अलग करेगा, हर इंसान में अलग अलग होता है, जिससे उस इंसान की आइडेंटिटी या फिर उसके इंसान की पहचान का पता चलता है। फिर अगर मैं कहूँ मेरा AGAC टाइप का है, तो आपका ज़रूरी नहीं है कि AGAC टाइप का, आपका कोई और भी हो सकता है, CAGA टाइप का भी हो सकता है। लेकिन अगर मेरा AGAC टाइप का है, इन केस से आपका भी AGAC टाइप का डीएनए सीक्वेंस हो, आपका जो भी डीएनए अनुक्रम है वो भी AGAC टाइप का है, तो ज़रूरी थोड़ी अगर मेरा AGAC टाइप, मैं बोलूँ मेरा AGAC टाइप का जो डीएनए सीक्वेंस है वो 500 बार रिपीट कर रहा है, मेरा जो डीएनए सीक्वेंस है, मेरा जो डीएनए अनुक्रम है वो अगर 500 बार रिपीट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप में भी वो AGAC सीक्वेंस 500 बार रिपीट करे। हो सकता है आपका 502 बार रिपीट करे, हो सकता है आपका 504 बार रिपीट करे। तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में जो अलग अलग डिफरेंस आया है, जो अलग आया है, ठीक है, उसी के थ्रू हम किसी इंसान की पहचान करते हैं। तो अभी हम देखते हैं वापस से अपना स्टेप्स देख रहे हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। ये डीएनए था, मैंने कहा किसी का मर्डर हुआ, कोई पर्सन ए था और कोई पर्सन बी था, ठीक है। जिसका मर्डर हुआ हमें किस पे शक है, पर्सन ए पे शक है और पर्सन बी पे शक है। तो अब क्या किया, डीएनए को हमने ब्लड सैंपल से एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए को ब्लड सैंपल से निकाला और हमने उसको अलग मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन करके दो अलग अलग हैवी एंड लाइट बैंड से निकाले और सैटेलाइट डीएनए के थ्रू वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जो है उस वो यूनिट जो होती है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस की, उससे हमें पता चल जाएगा कुछ भी, ठीक है। जो डीएनए सीक्वेंस है उससे ही हमें पता चलेगा। तब वो सीक्वेंस हमने निकाल दिए, निकाल के हमने क्या किया, डाइजेशन ऑफ डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होती है, ये एक प्रकार की मॉलिक्यूलर सिजर्स होती है, कुछ एक प्रकार की कैंची होती है, जैविक कैंचियाँ होती है जो क्या करती है, डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे कट करती है, ठीक है। तो मैं मान लूँ मर्डरर का, जिसका मर्डर हुआ उसका डीएनए सीक्वेंस कुछ इस तरीके से था, इसका भी कुछ इस तरीके, डीएनए कॉइल्ड होता है, ठीक है, मैं मान लूँ कुछ इस तरीके से था। तो अभी क्या किया हमने, ये मॉलिक्यूलर सीजर्स से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम का कुछ एंजाइम है जिसको मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा गया है, जो डीएनए को एक स्पेसिफिक रीजन पे कट करता है, कैंची होती है जो डीएनए को एक जगह पे काटती है। तो इसने यहाँ पे मान लो यहाँ पे कट लगाया, यहाँ पे कट लगाया और यहाँ पे कट लगाया, तीनों का डीएनए सैंपल हमने निकाला, निकाल करके तीनों पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू यहाँ पे कट लगा, ठीक है। कट लगने के बाद हमने क्या किया, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स विद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू जो डीएनए के टुकड़े हुए, जब हमने काटा डीएनए को तो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हुआ, ये जो टुकड़े हैं इनको अपने अलग अलग आकार में अलग अलग जगह पे इनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। किसके थ्रू सेपरेट किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की एक टेक्निक है जिसके थ्रू डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स को, अलग अलग टुकड़ों को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, उनके आकार के रूप में उनको अलग किया जाता है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, जब ये कट लगा यहाँ पे, तो जब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एगेरोस जेल डाली जाती है, यहाँ पे प्लस वाले साइड को एनोड कहते हैं, नेगेटिव वाले साइड को हम माइनस वाले साइन को कैथोड कहते हैं। और इसके अंदर क्या एक तो जेल एगेरोस जेल डालते हैं और क्या डालते हैं, कुछ एल्केलिन सॉल्यूशन डालते हैं, कुछ सारे विलियन डालते हैं, एल्केलिन सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। और इसको क्या किया, इसको करंट दिया, करंट रन करवाया। जब करंट रन करवाया तो मैं कह सकती हूँ ये मर्डर जिसका हुआ उसका, ये पर्सन ए और ये पर्सन बी। तो यहाँ पे ये कुछ लेबलिंग करी,
1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब मैंने ये रन करवाया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को करंट के थ्रू जब रन करवाया तो डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या हुए, डीएनए के जो टुकड़े अलग अलग जगह पे अपने आकार के स्वरूप में अलग अलग जगह पे जाकर ठहरने लगे। तो मैं कहती हूँ जिसका मर्डर हुआ उसका एक डीएनए फ्रेगमेंट नंबर 2 पे जाके रुका और एक का नंबर 3 पे जाके रुका। फिर पर्सन ए का जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो नंबर 4 पे जाके रुका और नंबर 5 पे जाके रुका। फिर पर्सन बी का जो डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए फ्रेगमेंट जो है, डीएनए का जो टुकड़ा है वो भी पर्सन 2 पे जाके रुका, नहीं 2 पे जाके रुका और 3 पे जाके रुका। ठीक है, तो हो क्या रहा है, अभी ये हमें विजिबल नहीं है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऐसा हो रहा है लेकिन अभी हम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है, सदर्न ब्लॉटिंग विद नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन। नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन है, एक प्रकार की शीट होती है, एक प्रकार की पन्नी होती है। इसको हमने क्या किया, उस पन्नी को ले जाके इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे चिपकाया, ऊपर रखा। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट भी हम यूज कर सकते हैं, एक प्रकार की पन्नी होती है, इसको हमने यहाँ पे रखा, इसके ऊपर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रखा। तो क्या हुआ, जब हमने इसको यहाँ पे रखा, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये मान लो ये नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन की शीट थी, जब इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रखा तो इसने क्या किया, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स थे, डीएनए के जो टुकड़े थे, इनको अपने ऊपर अब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उस नाइलॉन मेम्ब्रेन पे ये जो डीएनए के टुकड़ों का अब्जॉर्प्शन हुआ या अवशोषण हुआ, इसी को हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, इसी को सदर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है। फिर हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो एक्टिव प्रोब। अब प्रोब क्या होगा, मैंने कहा कि जिसका मर्डर हुआ उसका सीक्वेंस कैसा था, AGAC टाइप का। ठीक है, तो प्रोब क्या होता है, इस सीक्वेंस का, इस जो डीएनए अनुक्रम का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, TCTG। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, AGAC का क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हुआ, जिसको हम क्या कहेंगे, पूरक सीक्वेंस, पूरक जो अनुक्रम होता है, इस पूरक अनुक्रम को कहते हैं प्रोब। जिसका मर्डर हुआ उसका सीक्वेंस जो निकाला डीएनए का, हमें पता चला AGAC टाइप का उसका डीएनए अनुक्रम था, उसका जो पूरक डीएनए है वो था TCTG टाइप का, इसको हम नाम दे रहे हैं प्रोब, इसी को प्रोब कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रोब है इसको अब क्या किया, रेडियो एक्टिवली लेबल किया गया, रेडियो एक्टिव पदार्थ डाला गया और इसको यहाँ पे रखा गया। ठीक है, अभी भी ये हमें विजिबल नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर हम रख रहे हैं, विजिबल हमें नेक्स्ट स्टेप में होगा। इसके ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर जो ऑलरेडी डीएनए फ्रेगमेंट्स मौजूद थे उसके ऊपर हमने रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, ऑटो रेडियोग्राफी कराई गई। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या हुआ, कोई हमने क्या कह सकते हैं, एक्सरे शीट ली, एक्सरे शीट को लेकर के इसके ऊपर रखा। जब एक्सरे शीट को हमने इसके ऊपर रखा, मान लो ये एक्सरे शीट है, इस नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट के ऊपर हमने ये जब रखा एक्सरे मेम्ब्रेन शीट को, तो ये जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब था ये क्या करने लगा, चमकने लगा। जब ये चमकने लगा तब हमें हमारी आंखों से ये दिखाई देने लगा, तब हमें ये विजिबल हुआ। जब हमें विजिबल हुआ तो हम कह रहे हैं जिसका मर्डर हुआ उसके डीएनए सीक्वेंस कहाँ पे आके रुके, नंबर 2 पे आके रुके और नंबर 3 पे आके रुके। पर्सन ए का कहाँ पे आके रुका, नंबर 4 पे आके रुका और नंबर 5 पे आके रुका। पर्सन बी का कहाँ पे आके रुका, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे। तो कौन से डीएनए सीक्वेंस जो है मैच हो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ये वाले मैच हो रहे हैं, इनके सेम है, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो मर्डरर का क्या था, नंबर 2 पे आके रुका, नंबर 3 पे आके रुका। पर्सन बी का कहाँ पे आ रहा है, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे। तो हम कह सकते हैं कि जिसने मर्डर किया वो कौन था, पर्सन बी। तो आइडेंटिटी जो है रिवील की गई इसके थ्रू। तो ये सारे स्टेप्स थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड के। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड जैसा कि मैंने पहले बताया किस लिए यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी इंसान की पहचान के लिए और किसी इंसान की पैटर्निटी टेस्ट के लिए, हम कह सकते हैं पितृत्व परीक्षण के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन कॉस्मिड वेक्टर। कॉस्मिड वेक्टर के ऊपर हमें नोट लिखना है। तो कॉस्मिड वेक्टर क्या होता है, इसको हिंदी में भी कॉस्मिड ही कहते हैं, वेक्टर को हम वाहक कह सकते हैं। कॉस्मिड वेक्टर क्या एक तरीके का क्या है, प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे
कॉस सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है इस प्लाज्मिड के अंदर। कॉस सीक्वेंसेस, कॉस अनुक्रम होते हैं, बहुत सारी कॉस सीक्वेंसेस पाई जाती है, तो इसीलिए इसका नाम कॉस्मिड वेक्टर बना। कॉस्मिड को क्या कहेंगे? प्लाज्मिड प्लस कॉस सीक्वेंसेस। कॉस सीक्वेंसेस जो है इसके अंदर पाई जाती है, प्लाज्मिड और कॉस सीक्वेंसेस मिलकर के इस कॉस्मिड वेक्टर का निर्माण करते हैं। अब इसके अंदर और इसका यूज क्या होता है? ये एक वेक्टर डीएनए हमें पता चल रहा है, ये एक कॉस्मिड एक तरीका का वाहक है, ठीक है। कॉस्मिड एक तरीके का वेक्टर है। इट इज यूज्ड इन, किस में यूज किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका काम होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको यूज किया जाता है एज ए वेक्टर, एक वाहक की तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका काम किया जाता है। और एक और इसका काम होता है, इट इज यूज टू बिल्ड, क्या बिल्ड करने के लिए यूज होती है? जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए भी इसका काम होता है। एक और इसका यूजेस है, इट इज यूज टू बिल्ड जीनोमिक लाइब्रेरीज। जीनोमिक लाइब्रेरीज क्या होगी? जहाँ पे बहुत सारे जीन्स, कलेक्शन ऑफ जीन्स, बहुत सारे जीनों का संग्रहण जहाँ होगा उसको हम जीनोमिक लाइब्रेरीज कहते हैं। तो अब कहाँ पे यूज़ होता है इसका? जीनोमिक लाइब्रेरीज बनाने में भी इसका कॉस्मिड वेक्टर का यूज़ होता है। डायग्राम हम देख रहे हैं कॉस्मिड वेक्टर का, इसके अंदर क्या पाया जाता है? कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होता है। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट क्या है? एक तरीके की, क्या कह सकते हैं हम, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी क्या आती है काम, तो इसको हम कह सकते हैं सिलेक्टेबल मार्कर है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट क्या कहेंगे हम इसको? एक तरीके का सिलेक्टेबल मार्कर है, सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो है वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। फिर हम कह रहे हैं यहाँ पे पॉलीलिंकर डीएनए, बहुत सारे डीएनए की क्या पाई जाती है? सीक्वेंसेस पाई जाती है। यहाँ पर डीएनए की सीक्वेंसेस पाई जाती है जो कि लिंक करे, एक दूसरे को जोड़ने में काम आती है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कॉस साइट, यहाँ पे बहुत सारी कॉस सीक्वेंसेस पाई जाती है, इसीलिए इसको कॉस साइट नाम दिया गया। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है, डीएनए की प्रतिलिपियाँ जो है वो यहाँ से प्रारंभ होना शुरू होती है, इसीलिए इसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये था हमारा कॉस्मिड का डायग्राम। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PBr322। अब PBr322 का हमें स्ट्रक्चर बताना है। तो यहाँ पे PBr322 क्या है? P जो है हमेशा स्मॉल लेटर होता है, हमेशा छोटा स्मॉल लेटर यूज करेंगे P का। यहाँ पे P किसके लिए है? प्लाज्मिड के लिए। प्लाज्मिड। फिर है B किसके लिए? किसी साइंटिस्ट का नाम है बॉलीवर, इन्होंने इसको डिस्कवरी करी थी। और R स्टैंड्स फॉर रॉड्रिगुएज, दो साइंटिस्ट थे बॉलीवर एंड रॉड्रिगुएज, जिन्होंने क्या किया था? इसका डिस्कवरी किया था PBr322। अब 322 क्या है? 322 नंबर ऑफ डिस्कवरी है। इन्होंने बहुत सारे प्लाज्मिड की डिस्कवरी करी होगी, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल अणु जो होता है उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। तो यहाँ पे PBr322 एक तरीके का प्लाज्मिड है जिसको बॉलीवर एंड रॉड्रिगुएज ने डिस्कवरी करी थी। इसको किसने बताया था? दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, बॉलीवर एंड रॉड्रिगुएज। 322 नंबर क्या? 322 नंबर पे इसकी खोज हुई थी, इसीलिए इसका नाम 322 दिया गया। अब ये है PBr का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में, इस संरचना में हमें क्या दिखाई दे रहा है? अभी बताया था जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट क्या? एक तरीके का सिलेक्टेबल मार्कर है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो है ये भी एक तरीके का सिलेक्टेबल मार्कर है। फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से रेप्लिकेशन की ओरिजिन स्टार्ट होती है, मतलब जो डीएनए का सीक्वेंसिंग जो है उसकी जो ओरिजिन है वो यहाँ से शुरू होती है, प्रतिलिपियाँ जो बननी शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। फिर यहाँ पे क्या होता है? ROP होता है। प्रोटीन का रेप्लिकेशन यहाँ से शुरू होता है, प्रोटीन की जो प्रतिलिपियाँ बननी शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। तो ये डीएनए जो है, ये PBr322 जो स्ट्रक्चर है, ये डबल मेम्ब्रेनस सर्कुलर डीएनए होता है,
डबल मेम्ब्रेनस मतलब कि द्विरज्जु की होता है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन दिख रही है, एक इनर साइड में ये रही और एक ये बाहर की साइड में, तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, द्विरज्जु की डीएनए का होता है जो कि सर्कुलर होता है, गोल गोल होता है। अब इसके ये अंदर की तरफ था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ROP प्रोटीन का जहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ये दोनों सिलेक्टेबल मार्कर है। अब बाहर की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे ये PST1 पाया जाता है, फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं NED1 पाया जाता है, यहाँ पे SAL1 पाया जाता है, यहाँ पे BAMH1, यहाँ पे इको RV, यहाँ पे HIND3 पाया जाता है, HIND3 पाया जाता है, और यहाँ पे इको R1। ये था हमारा प्लाज्मिड PPR322 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। कायिक संकरण पे हमें कायिक संकरण क्या होता है वो हम बता रहे हैं। कायिक संकरण क्या है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा किसी दो सेल का, तो यहाँ पे क्या होता है, सोमैटिक सेल का कोई कायिक कोशिकाओं का क्या होगा, सोमैटिक सेल्स आर फ्यूज्ड, या फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स इज नोन एज, हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स। कायिक संकरण या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, कुछ कायिक कोशिकाओं का संलयन करवाया जाता है। ये एक तरीके की टेक्निक है जिसके अंदर क्या होता है, कुछ कायिक कोशिकाओं का संलयन करवाया जाता है। अब ये कैसे होगा, तो जो कोई भी सेल है, तो सेल तो डायरेक्टली फ्यूज तो नहीं होगी एक दूसरे के साथ, क्योंकि सेल के बाहर में क्या पाया, ये जैसे कि ये सेल है, इसके बाहर में क्या पाया जाता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। किसी भी सेल के अंदर, किसी भी कोशिका के बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जब प्रेजेंट है, जब तक कोशिका भित्ति है, तो दो सेलों का या फिर हम कह सकते हैं दो कोशिकाओं का संलयन होना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं इस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, क्या करते हैं, ये जो सेल वॉल है इसको रिमूव किया जाता है, इसको हटाया जाता है। जो कोशिका भित्ति है, कोशिका के आवरण बाहर की तरफ जो कोशिका भित्ति का आवरण मौजूद है उसको हटाया जाता है। तो जब हमने इसको रिमूव किया, बाकी जो बचा सेल वॉल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। कोई एक कोशिका बिना कोशिका भित्ति के, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। कोई एक कोशिका जब उसकी वो कोशिका भित्ति हटा दी जाती है तो उस वो जो कोशिका बची हुई उसका नामकरण चेंज हो जाता है, उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये जो प्रोटोप्लास्ट है, ये जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में जो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हुआ वो किस तरीके से हुआ, ये एक सेल थी जिसका सेल वॉल हमने हटा दिया, कोई एक कोशिका थी जिसकी हमने कोशिका भित्ति हटा दी तो उसको प्रोटोप्लास्ट कहा गया। अब हमने दो प्रोटोप्लास्ट लिए, दो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाया गया, इनका संलयन करवाया गया। जब इनका फ्यूजन करवाया गया तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या थी, ये भी प्रोटोप्लास्ट थी, ये भी एक प्रोटोप्लास्ट है। जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो कुछ इस तरीके से हुआ। अब ये फ्यूजन भी कैसे होगा, ऐसे तो फ्यूजन नहीं हो जाएगा ना। तो फ्यूजन हुआ, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल नाम के कुछ एंजाइम हमने यहाँ पे डाले, तो फ्यूजन होना, संलयन होना शुरू हुआ। जब ये संलयन होना शुरू हुआ, जब ये संलयन होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, ये क्या हुई, एक सेल बनी जिसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। सेल का तो फ्यूजन हो गया, जो कोशिका थी उनका तो संलयन होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो न्यूक्लियस पाए गए, तो अब क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। अब न्यूक्लियस जो दिख रहे हैं उन दोनों न्यूक्लियस का भी संलयन करवाया गया, तो हमें एक क्या मिला, सोमैटिक हाइब्रिड सेल मिली। इसको हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड सेल। कायिक संकरण द्वारा एक कोशिका प्राप्त हुई जो कि सोमैटिकली हाइब्रिड थी, ठीक है।
तो ये था हमारा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से कराया जाता है। फिर अगर आगे हम चल रहे हैं तो जो अगर हमने प्लांट की सेल जो है, किसी सेल की सेल वॉल कैसे रिमूव होगी, तो ऐसे तो सेल वॉल नहीं रिमूव हो सकती है, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट में कैसे बना, नहीं, आइसोलेशन ऑफ, पहला स्टेप होता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन हमने कैसे किया, ये भी दो तरह का मेथड है, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है केमिकल मेथड है, केमिकल के थ्रू, कोई रसायन के थ्रू, रासायनिक विधि है। दूसरा हम कह सकते हैं क्या होता है, मैकेनिकल मेथड है, मतलब हम खुद से भी कर सकते हैं। तो मैकेनिकल मेथड में क्या, मानव द्वारा जो हमने किया, तो हमने क्या किया, प्लांट की कोई सोमेटिक सेल ली, कोई कायिक कोशिका ली, एक कपड़े में ली और कपड़े में लेकर उसको स्क्वीज कर दिया, या कि क्या कहते हैं उसको निचोड़ दिया। उस सेल को हमने जब यूँ स्क्वीज किया, दबाया, तो वो प्रोटोप्लास्ट, हम कहते हैं कि वो प्रोटोप्लास्ट जो है वो अलग हो जाएगी, सेल वॉल जो है वो अलग हो जाएगी, जो कोशिका की कोशिका भित्ति है वो अलग हो जाएगी और पीछे प्रोटोप्लास्ट बचेगा, ऐसा होता है। लेकिन ये जो विधि है बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब खराब कर देगी, वो सेल खराब भी हो सकता है। हम जब यूँ दबाएंगे उस सेल को, कोशिका को, तो वो कोशिका पूरी की पूरी टूट भी तो सकती है। तो क्या कहते हैं, ये जो मैकेनिकल प्रोसेस है बाय स्क्वीजिंग, जब हमने उसको दबाया कपड़े में निचोड़ के, तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, सेल को नुकसान पहुंचाती है, प्रोटोप्लास्ट नहीं मिलेगा, पूरा पूरा सेल भी मर जाएगा। फिर हम कहते हैं केमिकल, कुछ रसायन यूज़ करे जाते हैं ताकि उस सेल की प्रोटोप्लास्ट अलग हो और जो सेल वॉल है वो अलग हो जाए, मतलब कि जो सेल की जो कोशिका भित्ति है वो अलग हो और प्रोटोप्लास्ट अलग करे। किससे होगा, तो सेल्यूलोज और पेक्टिनेज नाम के कुछ एंजाइम डाले जाते हैं, जिसकी वजह से सेल के ऊपर, किसी कोशिका के ऊपर सेल्यूलोज या पेक्टिनेज नाम के एंजाइम डाले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटोप्लास्ट अलग हो जाता है और कोशिका भित्ति अलग हो जाती है। नेक्स्ट है फ्यूजन कैसे हुआ प्रोटोप्लास्ट का, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ये भी दो तरीके का मेथड है, ठीक है, ये इसमें भी मैकेनिकल मेथड यूज होता है और एंजाइमेटिक नहीं, केमिकल के थ्रू रासायनिक विधि भी होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल, वहाँ पे तो हम स्क्वीज कर रहे थे प्लांट को, क्या किया हमने, एक कपड़े में लेकर दबाया, तो जो सेल था कोशिका को लेकर एक कपड़े में हमने निचोड़ा या दबाया, तो क्या हुआ, प्रोटोप्लास्ट अलग हो गया और जो कोशिका भित्ति थी, सेल वॉल थी, वो अलग हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब उस प्रोटोप्लास्ट को हमें फ्यूज करवाना है, संलयन करवाना है। प्रोटोप्लास्ट तो आ गया हमें पहले वाले मेथड से, जब हमने आइसोलेट किया प्रोटोप्लास्ट को निकाला, वो तो आ गया, अब हमें इनको संलयन करवाना है प्रोटोप्लास्ट को। तो संलयन कैसे होगा, मैकेनिकल में क्या होता है, एक माइक्रो मैनिपुलेटर नाम का एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है, माइक्रो मैनिपुलेटर। उस यंत्र में हम डाल के उसको प्रोटोप्लास्ट को संलयन करवा सकते हैं, लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और क्या है, डैमेजिंग भी है, सेल को नुकसान भी पहुंचा सकता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा खर्चीली विधि है। दूसरा, जब रासायनिक विधि से इनका संलयन करवाया जाता है तो कैसे होगा, रासायनिक विधि से हम कहते हैं कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल नाम का एक एंजाइम होता है, उसको हम डालते हैं उस प्रोटोप्लास्ट के ऊपर। जब वो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंजाइम जब उस प्रोटोप्लास्ट पे हम डालते हैं, तो जो दो सेल होती, जो दो कोशिकाएं थी, उनका संलयन पॉसिबल होता है। जब उनका संलयन हो गया, जब वो दोनों सेल फ्यूज हो गई, तो क्या हुआ, एक नई सोमेटिक हाइब्रिडाइज सेल बन गई। एक कायिक संकरण विधि के द्वारा हमें एक कायिक हाइब्रिड संकरण कोशिका प्राप्त हो गई, सोमेटिक हाइब्रिडाइज्ड सेल प्राप्त हुई, और जो इस सेल से हम बहुत सारे पौधों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, किसी चीज को या किसी को प्रिजर्व क्या करेंगे हम, किसी ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व कर सकते हैं इस विधि के द्वारा।
या किसी टिश्यू को प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर किसी सेल को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक होती है जिसके अंदर किसी जीव को, किसी उत्तक को या फिर किसी कोशिका को प्रिजर्व किया जा सकता है, या कह सकते हैं कि स्टोर किया जा सकता है। बहुत समय के लिए हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब प्रिजर्व कैसे करेंगे उसको, तो हम क्या करेंगे, ये जो तीनों चीज़ें हैं इससे भी ज़्यादा चीज़ भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो किसी जीव क्या किसी उत्तक या किसी कोशिका को हम क्या करेंगे, -195 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे, रखेंगे। तो इसमें रखने से क्या होगा, जितनी भी इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है या जो जैविक घटनाएं होती है वो क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी। हमें इस जीव को जिंदा भी रखना है। क्रायो प्रिजर्वेशन में सिर्फ मरे हुए जीव को हम नहीं रख सकते। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर किसी जीव का, किसी उत्तक का या किसी कोशिका को प्रिजर्व करना होता है, और वो जो कोशिका है वो जीवित रहनी चाहिए लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक उसको जीवित भी रखना होता है। तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है उनके अंदर, उनको कुछ समय के लिए रोक के रखा जाता है। जो जैविक घटनाएं हो रही है उनको कुछ समय के लिए रोकना होता है। वो बाद में जब भी हमें उस सेल की ज़रूरत पड़ी, बाद में वो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, वो घटनाएं जो हो रही थी, जैविक घटनाएं, वो बाद में रिपीट होनी चाहिए। जब हमने यहाँ को क्रायो प्रिजर्वेशन से उनको निकाला तो वो जो घटनाएं जो उसमें हो रही थी वो घटनाएं कैसी हो सकती है, इट मे बी जो सेल में क्या होता है, डिवीजन हो सकता है। सेल की डिवीजन जो होती है वो कुछ समय के लिए हम इसमें रोक देते हैं। तो जो ये सेल डिवीजन है, बाद में जो कोशिका विभाजन है, वो बाद में वापस जब हमने इसको क्रायो प्रिजर्वेशन से निकाला तब वो जो जैविक घटनाएं जो होनी चाहिए थी, जिसको हमें रोक के रखा हुआ था कुछ समय के लिए, वो वापस होनी शुरू हो जाएगी इस क्रायो प्रिजर्वेशन में। नेक्स्ट है डिस्क्राइब गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। आनुवंशिक तरीके से इनको रूपांतरित किया गया है। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधा है जिसके अंदर क्या हुआ, पहले जो राइस मौजूद था, पहले जो चावल की खेती हो रही थी, उसके अंदर क्या हुआ, एक ज़माने में 1990 में क्या हुआ, इसमें विटामिन ए की कमी आने लग गई। जो चावल उग रहे थे उसमें विटामिन ए की कमी होने लग गई। तो विटामिन ए की जब कमी होने लग गई तो क्या हुआ, रतौंधी रोग होना, जिन लोगों ने ये चावल खाया उन लोगों को रतौंधी रोग होने लग गया। नाइट ब्लाइंडनेस नाम की एक बीमारी होने लग गई जिसमें रात में दिखना बंद होने लग गया। चावल के पौधे में विटामिन ए की कमी होने से क्या हो गया, रतौंधी रोग हो गया या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होने लग गया। तो साइंटिस्ट ने इस कमी को पूरी करने के लिए क्या किया, एक डैफोडिल नाम का एक पौधा था, इस पौधे में से 3 जीन को निकाला। वो जीन कौन कौन से थे, फाइटोइन सिंथेस, फाइटोइन डायसेचुरेस और लाइकोपिन साइक्लेस। साइंटिस्टों ने क्या किया, एक डैफोडिल नाम का पौधा था, उससे ये 3 जीन एक्सट्रैक्ट किए, फाइटोइन सिंथेस, फाइटोइन डाइसेचुरेस और लाइकोपिन साइक्लेस। इन तीनों जीन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, निकालने के बाद इस पौधे से इस चावल के पौधे में इंट्रोड्यूस कराया गया या डाला गया। तो जब इस पौधे में ये जो तीनों जीनों को जब इस पौधे में डाला गया तो इस पौधे में पहले से क्या था, विटामिन ए की कमी थी, नहीं बन रहा था। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे बीटा कैरोटीन नाम का एक एंजाइम बनने लग गया। जब ये तीनों जीनों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया चावल के पौधे में तो बीटा कैरोटीन का निर्माण होने लग गया। इस बीटा कैरोटीन के निर्माण होने की वजह से विटामिन ए का निर्माण होना शुरू हो गया। तो जो पहले विटामिन ए की कमी थी वो विटामिन ए की कमी पूरी होने लग गई। इन तीनों जीनों को निकाल के जब इसमें डाला तो बीटा कैरोटीन बनने लग गया। ये बीटा कैरोटीन विटामिन ए का निर्माण करने लग गया और विटामिन ए का निर्माण होने की वजह से जो रतौंधी रोग हो रहा था या नाइट ब्लाइंडनेस जो हो रही थी लोगों में वो खत्म हो गई। तो इस और वो जो राइस थे, जो चावल के पौधे थे, जब इन जीनों को इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया
तब ये गोल्डन कलर के, स्वर्ण कलर के दिखने लग गए, तो इसीलिए इसका नाम गोल्डन राइस पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ जीएम क्रॉप्स ऑन सोसाइटी? जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है उनका सोसाइटी में, समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को कहते हैं आनुवंशिक रूप से जो रूपांतरित पौधा है, उनका हमारे समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो पहले हम कहेंगे कि पहले ज़माने में जो खेती होती थी वो ऑर्गेनिक खेती होती थी, कार्बनिक खेती होती थी। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो रहा था पहले। तो इसमें क्या हुआ, कोई भी तरीका का कोई रासायनिक हम यूज़ नहीं कर रहे थे पहले जब खेती कर रहे थे, तो सिर्फ खेती हो रही थी अच्छे से, जो जीन्स थे, जो भी प्लांट थे वो अच्छे से ग्रो कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ रोग आने शुरू हो गए। उन रोगों की वजह से वो प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी थी, जो उपजाऊपन था प्लांट की, वो कम होने लग गया। तो जो प्रोडक्टिविटी थी प्लांट की, ऑर्गेनिक खेती में क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी जो थी वो कम होने लग गई। लागत ज़्यादा थी लेकिन जो उत्पादन हुआ वो बहुत ज़्यादा कम था। तो फिर बाद में क्या हुआ, एग्रोकेमिकल बेस्ड खेती होने लग गई। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, कुछ रसायनों का यूज करके खेती होना शुरू हुआ। तो जब हमने रासायनिक कैसे हो सकते, कुछ पेस्टिसाइड्स थे, कुछ हर्बिसाइड्स थे। ऑर्गेनिक खेती में क्या था कि वहाँ पे डिजीज होने लग गए, रोग होने लग गए पौधों को, और उनकी उत्पादन क्षमता जो है वो कम होने लग गई। लागत बहुत ज़्यादा थी और उत्पादन बहुत कम हो रहा था। तो यहाँ पे ये जो रासायनिक विधि लाया गया, इस रासायनिक विधि में कुछ पेस्टिसाइड और कुछ हर्बिसाइड का यूज़ किया गया, जिससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी। प्रोडक्टिविटी जो उत्पादन है, जो हमने लागत से ज़्यादा हो रहा था, नो डाउट बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, जो सॉइल थे, जो मिट्टी थी, उसका उपजाऊपन जो है वो खत्म हो रहा था। सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो रही थी, वो कम हो रही थी। तो एक बार के लिए तो किसानों ने उगाया पौधा, और दूसरी बारों में उसको क्या उत्पादन हुआ ही नहीं। एक बार तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन मिली उसको, बहुत अच्छा उत्पादन मिला, एक बार उन्होंने एक साल तो बहुत अच्छा कमाया। दूसरे साल में जब उन्होंने पौधा लगाया तो पौधा लग ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो सॉइल के उपजाऊपन था वो खत्म हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने कुछ केमिकल्स का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स जैसे। और क्या था, इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई कि ना बहुत जब सूखा पड़ने लगा या फिर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो भी वो जो मिट्टी थी वो उनको सहन नहीं कर पा रही थी और उत्पादन नहीं दे रही थी। इसीलिए हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लाए खेती के अंदर। तो जीएम क्रॉप्स, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे लाए। इसके अंदर क्या हुआ, हमने क्या किया, आनुवांशिक रूप से इन पौधों को रूपांतरित किया, जीन्स का यूज़ करके कुछ जीन्स दूसरे पौधों में से निकाले, इस पौधे में इंट्रोड्यूस कराए। तो फिर क्या हुआ कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लग गई, जो उत्पादन था वो बढ़ा, और जो सॉइल थी, जो मिट्टी थी, उसकी उपजाऊपन भी अच्छा हुआ। सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हुई। और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के थ्रू, जैसे कि कोई ड्रॉट हो रहा था, कुछ सूखा पड़ रहा था, या फिर कभी बाढ़ आ गई, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। अगर सूखा पड़ा या बाढ़ आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन यहाँ पे उत्पादन होगा, वो अपने जो भी हमने खेत बोया है वो उगेगा। तो हम कह सकते हैं जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के थ्रू, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी यहाँ पर अफेक्ट नहीं कर पाए, क्लाइमेटिक फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अभी हमने देखा था पहले क्वेश्चन में, एग्जाम्पल जो होगा वो है गोल्डन राइस। इसका एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। और बीटी कॉटन भी इसका एग्जाम्पल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है बीटी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मेथड ऑफ
पार्टिकल गन डिलीवरी। पार्टिकल गन डिलीवरी क्या होती है? इसको हम कह सकते हैं किसी जीन को किसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया, कोई जीन हमने किसी पौधे से निकाला और दूसरे पौधे में हमने उसको डाला, इसी को बोलेंगे पार्टिकल गन डिलीवरी। और इसी में इसका एक और नाम है बायोलिस्टिक मेथड। बायोलिस्टिक मेथड भी इसको कहते हैं। तो कोई जीन किसी पौधे से निकाल करके उसका क्या क्या किया, हमने जीन से डीएनए निकाला और डीएनए को हमने क्या कहा, इसकी कोटिंग कराई गई, डीएनए की हमने आवरण बनाया, किससे? गोल्ड के पार्टिकल्स से। कुछ सोने के पार्टिकल्स हो, सोने के कण हो सकते हैं या फिर टंगस्टन के भी कण हो सकते हैं। बहुत छोटे छोटे 1 से 2 माइक्रोमीटर के कुछ गोल्ड के पार्टिकल्स थे, कुछ सोने के कण थे या टंगस्टन के कण थे, उनको डीएनए के बाहर आवरण बनाया गया और उस आवरण, इस डीएनए को उठा करके हमने उस प्लांट पे इंट्रोड्यूस कराया। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमें जो जीन्स चाहिए थे, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे को क्या चाहिए था, मकई का पौधा चाहिए था। मकई के पौधे में सीड्स जो लगे हुए होते हैं, जो बीज लगे हुए होते हैं, वो कैसे होते हैं? येलो कलर के होते हैं। सबने देखा पीले पीले कलर का मकई का पौधा होता है, मकई सब खाते हैं। तो फिर अगर मैं कहूँ कि मेरे को मकई का पौधा पीला कलर का नहीं चाहिए, मेरे को तो रंग बिरंगा कलरफुल चाहिए, तो हम उस कलरफुल बनाने के लिए भी अब बहुत सारे कलर्स भी हम इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते थे। मैंने कहा कि मेरे को ये सारे कलर्स इस ऐसा मकई का पौधा चाहिए। मान लीजिए कि मेरे को ऐसा मकई का पौधा चाहिए जिसमें मकई के जो सीड्स होते हैं, जो बीज है, वो कलरफुल हो। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमने किसी प्लांट से जिसमें ऐसे कलर के बीज पाए जाते हैं, वहाँ से वो जीन्स हमने निकाल करके मकई के पौधे में हमने ये ऐसा कुछ गन होती है जिसके थ्रू हम इसके अंदर वो जीन्स को डालेंगे इस पौधे के अंदर। जब हमने ये डाला तो ये जीन कैसे गए? कुछ जीन्स को निकाल के उसके डीएनए निकाल करके उसका गोल्ड पार्टिकल से स्वर्ण कणक से उसका हमने आवरण बनाया। आवरण बना करके हमने यहाँ से, ये जीन गन बैरल था, यहाँ पे ये गन है। अब ये यहाँ पे कैसे जा रहा है? ये जो डीएनए था ये कोटेड था, ये क्या है? ये डीएनए सैंपल है हमारा, और ये क्या है? गोल्ड से इसका आवरण किया गया। अब इसको, ये जीन गन बैरल थी, ये बैरल है, ये गन है, इसी के अंदर यहाँ से हमने इंट्रोड्यूस कराया है। ये इसी के अंदर का प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। इस बैरल में हमने डाल करके ये जो डीएनए था ये ऐसे कुछ जा रहा है। जा करके जब यहाँ पे आया तो क्या हो, जैसे बमबारी नहीं गिरती, बम गिर रहे, यहाँ से गिर रहे, यहाँ से गिर रहे, वैसे ही बमबारी के थ्रू ये डीएनए कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लांट के ऊपर, प्लांट का जो टिश्यू था, प्लांट के उत्तकों के ऊपर डीएनए की बमबारी होने लग गई। और ये जो टारगेटेड सेल, प्लांट के जो सेल थे, जिस कोशिका पे हमें जो जीन डालना था वो वहाँ पे जाकर इंट्रोड्यूस हो गया और हमें ऐसा, जैसा मकई का पौधा हमें जैसा चाहिए था, जैसा कलर चाहिए थे, वो सारे कलर उसमें आ गए। जब भी वो मकई का पौधा ग्रो करेगा तो उस मकई के पौधे में वो सारे कलर्स होंगे जो हम उसमें डालना चाहते थे, जैसा हमें पसंद था वैसा हमें मिलेगा। ये थी जीन पार्टिकल गन डिलीवरी मेथड।